नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति। भारतीय राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों के बारे में जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता के तहत राष्ट्र के सर्वोच्च का पद है राष्ट्रपति और इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का तात्पर्य है निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्र का प्रमुख होने के नाते इसे अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। इसकी शक्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम सामान्य शक्तियाँ, द्वितीय संकटकालीन शक्तियाँ। सामान्य शक्तियों में विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, अन्य शक्तियाँ। यदि हम अनुच्छेद के अनुरूप इसका अध्ययन करना चाहें तो संविधान के अनुच्छेद 53 में स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान की गई, लेकिन इसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या अधीनस्थ अधिकारियों के परामर्श और मंत्रणा से ही करेगा। कहने का तात्पर्य है कि वह शक्तियों का प्रयोग तो करेगा, लेकिन उसमें मनमाने तरीके से वह शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। इसके लिए संसदात्मक शासन व्यवस्था में ये प्रावधान कर दिया गया कि वास्तविक कार्यपालिका जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है उसकी मंत्रणा और परामर्श से ही राष्ट्रपति के द्वारा कार्य किए जाएंगे। इसे महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये सारी बातें हमारे संविधान में उल्लेखित हैं। सबसे पहली बात तो यही आती है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एवं अन्य मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री की मंत्रणा और परामर्श से राष्ट्रपति शपथ दिलाकर उन्हें पद धारण करवाता है। राष्ट्रपति एक प्रमुख पद होने के नाते एज ए ओनर सम्मान का प्रतीक है और सम्मान के हिसाब से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे संसद ने कानून बनाया तो उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होंगे, यानी वो हस्ताक्षर करने का अधिकारी है, अधिकृत है। तो कहने का तात्पर्य है कि कानून निर्माण की शक्ति यानी बनाया तो संसद के दोनों सदनों ने कानून का निर्माण किया, लेकिन कानून को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर चाहिए। इस हस्ताक्षर की प्रक्रिया में वह निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। निषेधाधिकार का प्रयोग उस तरह से नहीं है जैसा अमेरिकन राष्ट्रपति के पास है, वीटो पावर। यहाँ वीटो पावर का प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। राष्ट्रपति विधेयक या प्रस्ताव को पुनः संसद के पास लौटा सकता है, साधारण विधेयक, और संसद द्वारा यदि उसे दोबारा से 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को वह प्रस्ताव पारित ही करना पड़ता है, यानी उसे रोकने का अधिकार नहीं है। तो हम ये बता रहे थे कि राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण नियुक्तियां करने का अधिकार है, प्रधानमंत्री की, उसके मंत्रिमंडल की और राज्यपालों की राज्यों में नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय, अन्य न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा के अध्यक्ष, अन्य और विदेशों में राजदूत इत्यादि को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को प्रशासनिक आयोगों को नियुक्त करने का अधिकार भी है, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, राज्यों से संबंधित मामले निपटाने के लिए निर्वाचन आयोग, पूरे टोटल भारत में जितने भी चुनाव की प्रक्रियाएं हैं, चुनाव आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राजभाषा आयोग का गठन, पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार संबंधी आयोग,
ये सब कार्य राष्ट्रपति के माध्यम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति को मंत्रियों, राज्यपालों, महान्यायवादी, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को पदच्युत करने का भी अधिकार प्राप्त है। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि वो कोई भी कार्य अकेले निर्णायक के रूप में नहीं करता। वह प्रत्येक कार्य में परामर्श व मंत्रणा का सहारा लेता है, यानी कोऑर्डिनेट करता है वास्तविक कार्यपालिका से, और फिर वो निर्णायक की भूमिका अदा करता है। विभिन्न प्रकार के नियमों का भी उसको निर्माण करने का अधिकार है। जैसे संसद के दोनों सदनों की बैठक उसे बुलानी है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रण, महालेखा परीक्षक, प्रशासनिक शक्तियों, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण इत्यादि के संबंध में वह नियम भी बना सकता है। कुछ अन्य अधिकारी व प्रशासनिक कार्यों अथवा निर्णयों के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत भी किया गया है, यानी उसे संविधान ने राष्ट्रपति को निर्णयों के लिए स्वीकृति की भी आवश्यक है, स्वीकृति भी लेनी पड़ती है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में बनाए गए नियमों और संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में बनाए गए नियम के लिए। इसलिए इस तरह से संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम ये बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित, समन्वित करने का अधिकार रखता है। राज्यों के पारस्परिक विवादों को निपटाने के संबंध में परामर्श देने का अधिकार भी वह अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से कर सकता है, उनका गठन करके। अंतर्राष्ट्रीय मामलों का वह प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों को भी नियुक्त करता है। विदेशों में राजदूतों और कूटनीतिज्ञों के प्रमाण पत्रों को भी स्वीकार करता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च सेनापति के रूप में भी देखा जाता है। जल, थल, वायु सेना कमांडर राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति इस क्षेत्र में कानून के आधार पर ही निर्णय कर सकता है या इसका प्रयोग कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को संसद की स्वीकृति के बिना युद्ध की घोषणा करने का अधिकार नहीं है। न्याय व सेनाओं का प्रयोग कर सकता है, यानी संसद की स्वीकृति जरूरी है। इसी तरह विधायी शक्तियों में वह और भी अन्य शक्तियों का प्रयोग करता है, जैसे संसद का अधिवेशन बुलाना, उसके द्वारा संसद में अभिभाषण दिया जाता है जो मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। और इस तरह यदि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर विधेयक के संबंध में निर्णय किया जाएगा। लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा होने पर ज़्यादातर निर्णय लोकसभा के पक्ष में ही जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, उसे स्थगित भी करता है, उसमें अभिभाषण भी देता है और राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाकर दोनों सदनों के सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण को सुनने का अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति को सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान व अन्य क्षेत्रों में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं या विशेष प्रतिभा वाले हैं, तो ऐसे दक्ष प्रतिभावान
व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। विधेयकों पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा और इस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है, यानी अध्यादेश कोई ऑर्डर देना, आदेश देना, निर्णय देना। इस अध्यादेशों को संसद द्वारा पास किए गए अधिनियमों के समान ही मान्यता एवं प्रभावशाली माना गया है, परंतु वह ऐसा कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो। यदि संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा, तत्पश्चात ये कार्य किया गया है, तो संसद के अधिवेशन को प्रारंभ होने पर इस प्रस्ताव के लिए स्वीकृति या अनुमति जरूरी है, लेकिन 6 महीने की अवधि तक इसके द्वारा जारी अध्यादेश जारी रह सकता है। राज्यों के संबंध में विधायिका शक्ति। यदि कोई राज्य निम्नलिखित बिंदुओं पर अधिनियम बनाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही उसे लागू किया जाएगा। जैसे राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम, वे अधिनियम जो ऐसे विषयों पर निर्मित किए गए जिन पर भारत की संसद को भी अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है, जिनका संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों से विरोध है। कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने संबंधी विधेयक, यानी इन सब विधेयकों से संबंधित जो बातें हैं, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की आय और व्यय का अनुमानित विवरण रखवाएगा। उसकी अनुमति के बिना वित्त विधेयक अथवा धन विधेयक और अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। भारत की आकस्मिक निधि पर भी उसका नियंत्रण होता है। इस निधि से आकस्मिक व्यय के लिए संसद द्वारा आज्ञा प्राप्त करने से पहले की धनराशि दे सकता है। इसके लिए बाद में संसद की स्वीकृति जरूरी है। उसे वित्तीय आयोग नियुक्त करने का अधिकार है, जो राज्यों को आर्थिक सहायता तथा करों की आय के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति किन्हीं अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है या उसके दंड को स्थगित कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन उन सब बातों में जहां दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जहां मृत्युदंड दिया गया हो, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का राज्यों के राज्यपालों और सैनिक न्यायालयों के सैनिक अधिकारियों की क्षमादान संबंधी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि केवल संघ से संबंधित निर्णयों पर ही राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को सर्व क्षमा के लिए संसद की अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि किसी को पूर्णतः वो क्षमा करना चाहते हैं तो इसके लिए उसे संसद से अनुसमर्थन प्राप्त करना पड़ेगा। राज्य संबंधी अधिकार। भारतीय संघ के 28 राज्यों और 7 संघीय क्षेत्रों पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। जैसे राज्यपाल को अधिकार है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी भी विधेयक को सुरक्षित रख ले। राज्यपाल राज्यों का प्रमुख होता है, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए किसी भी महत्वपूर्ण विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए सुरक्षित रख सकता है। संविधान के अनुसार यदि राज्यों के विधानमंडल को कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिसका संबंध उच्च न्यायालय के अधिकार कम करने से है या उन वस्तुओं पर कर लगाने से है जो संसद द्वारा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक घोषित कर दिए गए हों, तो ऐसा विधेयक राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना होगा। यानी ये महत्वपूर्ण बात है कि यदि इस तरह के मामले हों
तो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उसे सुरक्षित रखना होगा। राष्ट्रपति इन विधेयकों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है या विधानमंडल को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति को राज्यों के वित्त के संबंध में कुछ अधिकार प्राप्त है। यदि संसद कोई ऐसा कर लगाने जा रही है जिससे राज्य प्रभावित हो सकता है, तो संसद राष्ट्रपति से इसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी। यानी संसद को राष्ट्रपति से इसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार को कुछ ऐसे विषयों से संबंधित कार्य सौंप सकता है जो साधारण रूप से संघ की कार्यपालिका से संबंध रखता है। यानी राष्ट्रपति राज्य सरकारों को भी कुछ सब्जेक्ट काम के लिए दे सकता है। यानी हमने राष्ट्रपति की कार्यम शक्तियों का जो उल्लेख आपके सामने किया है, उससे हमें ये विश्लेषण निकलता है, चाहे वो विधायी क्षेत्र हो, चाहे वो कार्यपालिका क्षेत्र हो, चाहे वो वित्तीय क्षेत्र हो, न्यायिक क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र, राष्ट्रपति उपस्थित है, इसलिए उसकी सर्वोच्चता है, उसका मान सम्मान है, यानी पद की गरिमा है। क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जब राष्ट्रपति का पद निर्माण हो रहा था, तब इसकी कार्यम शक्तियाँ और निर्वाचन पर परिचर्चा हुई। यानी ये मुद्दा था, ये विषय था, ये सब्जेक्ट था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे करें कि ये दलगत राजनीति से प्रेरित ना हो। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया अडॉप्ट की गई और कार्यम शक्तियों की जब बात आई तो सामान्यकालीन और संकटकालीन दो शक्तियों को देकर यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति जब भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तो वो वास्तविक कार्यपालिका की मंत्रणा और परामर्श से ही करेगा। यानी ये सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण है, ये मध्यस्थता का दृष्टिकोण है, ये लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। कोई भी शासक प्रशासक क्यों न हो, उसे वह संवैधानिक अनुपालना के तहत ही कार्य करने हैं और आपसी मेल मिलाप और सामंजस्यपूर्ण ढंग से ही निर्णायक की भूमिका अदा करनी है। तो हम यहाँ ये पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं है, उसके पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जहाँ उसे महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में साबित करते हैं। नमस्कार।